जैसा कि पाठ में बताया गया, मानव संसाधन कि कोई भी वस्तु जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं या जिसकी सहायता से कार्य करते हैं वो साधन है। जैसे पढ़ने के लिए हम पेन, कापी, किताब इनका प्रयोग करते हैं, ये सब पढ़ने के साधन हैं। इन्हें हम शैक्षिक साधन कहते हैं। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण साधन है। अब आपके घर में कोई काम होता है, खेत में काम हुआ, घर में कोई काम हुआ, तो उस काम को करने के लिए तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो तुम्हें प्रयोग करते हैं, तुम्हारी हेल्प लेते हैं, तुम्हारे द्वारा वो कार्य को कर लेते हैं। तो तुम भी एक प्रकार के साधन हो। तो मानव खुद में एक स्वयं साधन है। ठीक है। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य एवं कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। अब ध्यान दीजिए, कहने को ये कहा जाता है कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सबको शिक्षा नहीं मिलेगी, सबको खाना नहीं मिलेगा, सबको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे, सबको चिकित्सा नहीं मिलेगी अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन यदि वही जनसंख्या योग्य है, कर्मठ है और देश के लिए कुछ कर रही है, देश के विकास में अपना योगदान दे रही है, तो वो जनसंख्या भार नहीं होगी, वो साधन बन जाएगी देश के लिए। वो जनसंख्या देश के लिए क्या बन जाएगी? साधन, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ाने में सहायता देगी। यदि देश के लोग कुशल एवं योग्य हैं तो वे उस देश के लिए उपयोगी संसाधन बन जाते हैं। जनसंख्या की इस स्थिति को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या तो है, लेकिन चूंकि लाभप्रद है, देश के विकास में अपना योगदान कर रही, तो वही जनसंख्या अनुकूलतम है। जैसे कि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आ जाएं और वो कई दिन तक रुकें और बैठे बैठे सिर्फ खाएं, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? बोझ। कुछ दिनों में तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? बोझ। यही कहोगे कि ये कब जाएं। लेकिन अगर वही रिश्तेदार तुम्हारे घर में काम करवाएं, तुम्हारे खेतों में जाके काम करवाएं, तो तुम क्या सोचोगे कि ये और दिन तक रुके रहें, क्योंकि जितना वो खा रहे हैं उससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। तो कहा नहीं गया रिश्तेदारी 1-2 दिन की ठीक होती है, अगर टिक के रहोगे फिर वहाँ काम करना पड़ेगा, तब आप उसके लिए बोझ नहीं बन। इसी तरह जनसंख्या, अगर देश के अंदर जनसंख्या लोग कुछ काम नहीं कर रहे, बस सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार हमारी ये मदद करे, सरकार हमारे लिए ये करे, सरकार हमारे लिए वो करे, सरकार हमें खाने को दे, सरकार हमें नौकरी दे, तो वो जनसंख्या बोझ बन जाएगी। लेकिन यदि वही जनसंख्या देश के लिए काम करे, आत्मनिर्भर बने, तो देश के लिए वो बोझ नहीं, वो अनुकूलतम जनसंख्या हो जाएगी। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की वह स्थिति है जो देश में उपलब्ध, अब ध्यान से समझिए, देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव नहीं डालती। दबाव का मतलब क्या? कि जो जमीन है देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, जल, तो इस पर दबाव ना डाले। ऐसा ना हो कि सरकार को लगेगा अरे सबको मैं पानी नहीं पीने के लिए दे पा रहा हूँ। जैसे कई नगरों में लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, तो दबाव ना पड़े देश के प्राकृतिक संसाधनों पर, देश की भूमि पर, तो वो अनुकूलतम। तो आप समझ लीजिए अनुकूलतम जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या में क्या फर्क है। अनुकूल का अर्थ होता है जो हमारे हित में है, और प्रतिकूल का अर्थ होता है जो हमारे उल्टे है, हित में नहीं है। तो जो रिश्तेदार घर पर आकर काम करे वो रिश्तेदार कैसा कहलाता? अनुकूलतम। और जो रिश्तेदार आके सिर्फ खाए, सुबह से शाम तक चारपाई तोड़े, वो रिश्तेदार कहलाता प्रतिकूलतम। ठीक है। भारत की जनसंख्या 2011 में भारत की जनसंख्या थी लगभग 121 करोड़। 2011 में कितनी? 121 करोड़। आज हमारी जनसंख्या कितनी है? अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि देश की जनसंख्या किस तरह बढ़ती है, किस क्रम में बढ़ती है, तो जवाब था ज्योमितीय क्रम में, ज्योमितीय क्रम। अब देखिए 2011 में थी 121 करोड़। सोचो 121 करोड़ मतलब 100 करोड़ मतलब 1 अरब 21, और 2021 तक आते आते 23 तक आते आते अब जनसंख्या 1.5 अरब से ऊपर पहुंच गई है। 1951 से 1981 की अवधि में जनसंख्या की निरंतर एवं तीव्र वृद्धि हुई। अब देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में,
और 1951 से लेकर 1981 तक इन 30 सालों में हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी। अब देखिए, जब हम गुलाम थे तो हमारे देश की जनसंख्या उस गति से नहीं बढ़ी, लेकिन इन 30 वर्षों में जनसंख्या जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो हमारे देश की जनसंख्या तीव्र वृद्धि हुई। इसके बाद खाद्यान्न आपूर्ति तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार होता रहा, जिससे मृत्यु दर में कमी आई। अब देखिए क्या हुआ, इसका कारण क्या कि एक तो देश जब गुलाम था तो सबको खाने को ही नहीं मिलता, तो आधे तो भूखे मर जाते थे, सबको दवाई नहीं मिल पाती तो आधे बीमारी में मर जाते थे। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो सबको खाने को मिल रहा था, सबको दवाई मिल रही थी, तो जनसंख्या बढ़ गई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में कमी आई। अब जनसंख्या बढ़ती कब? देखिए ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न सामान्य ज्ञान का बन सकता है। जनसंख्या बढ़ती कब? जन्म दर ज़्यादा हो, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा हो और मृत्यु दर मरने वालों की संख्या कम हो। आपने देखा होगा कि दिनों दिन तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर बढ़ते रहते हैं। पहले गांव में आज से 50 साल पहले थोड़े से घर होंगे, फिर अब गांव के किनारे तक घर बनने लगे, बनाए भर गया। थोड़े दिनों बाद 50 साल के बाद खेतों तक पहुंच जाएंगे। कारण क्या है कि जन्म दर, जिस गति में जन्म होता है उस गति में मृत्यु नहीं होती है, तो इससे जनसंख्या बढ़ती है। इसके बाद मृत्यु दर होता क्या और जन्म दर होता क्या? तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म दर कैसे निकाली जाती है? 1000 पर जन्म दर, मृत्यु दर, महिला स्त्री अनुपात, शिक्षा दर, साक्षरता दर कैसे निकाली? 1000 पर निकाली जाती है। 1000 लोगों पर जितने लोगों का जन्म होता है वो कहलाती है जन्म दर, और 1000 लोगों पर जितने लोगों की मृत्यु होती है वो कहलाता है मृत्यु दर। 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं वो कहलाता है महिला पुरुष लिंगानुपात। कहीं कहीं पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम हैं। का क्या कारण है? इसका क्या कारण हो सकता है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होती है? आप देखें, अपने गांव में ही देखें कि महिलाएं, स्त्रियां कम होंगी, पुरुष ज़्यादा। ऐसा क्यों होता? कारण बता सकते हो? क्या लड़कियां कम जन्म लेती हैं? लेती हैं। अब ठीक है, पहले ज़्यादा स्थिति खराब होती थी। तो इसका कारण क्या? एक तो हमारे समाज में बेटी के जन्म को ज़्यादा अच्छा समझते नहीं, तो लोग पहले जो है लिंग की जांच करा लेते थे जन्म से पहले ही कि लड़का है कि लड़की। दूसरा, लड़कियों को उतना अच्छा खाना नहीं मिलता था, पोषण नहीं मिलता था, तो भी बीमारी में उनकी मृत्यु हो जाती थी। मेरे ही गाँव थे, तो मैं देखता था कि लड़के को दूध पिलाया जाता था घर में, अगर भैंस थी, लड़की को दूध नहीं पिलाते, बेचते थे वो। तो ये हमारे समाज में, इसलिए हमारे समाज में स्त्रियों की संख्या कम है। ये थी जनसंख्या से संबंधित बात। भारत की लगभग आधी जनसंख्या, अब ध्यान दीजिए, सामान्य ज्ञान का प्रश्न, आज पूरे भारत की आधी जनसंख्या सिर्फ इन राज्यों में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। इन राज्यों में पूरे देश की आधी जनसंख्या, अगर देश के अंदर 1.5 अरब जनसंख्या है तो 75 करोड़ जनसंख्या इन 5 राज्यों में ही रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि इन राज्यों में खेती है अच्छी, लोगों के रहने के लिए उपयोगी भूमि है, उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं हैं, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक गांव में 1-2 मकान बने होते हैं, एक घर यहाँ बना है तो एक घर बना है कम से कम आधा किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर। जैसे पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ घर बहुत दूर दूर होते हैं। तो राज्य तो हैं लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जनसंख्या का जो, देखिए भारत को अगर समझना है, देश को समझना है, तो सबसे पहले देश के लोगों के बारे में समझना है। देश का विकास हम तभी समझ पाएंगे जब हम देश की जनसंख्या के बारे में समझेंगे कि कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग बच्चे हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने लोग जवान हैं, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने लोग गांव में रहते, कितने लोग शहर में रहते। ये लोगों के बारे में हमें जानकारी, तभी तो एक पाठ तुमको दिया गया, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम देश को समझ सकते हैं।